हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भूगोल विषय के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि जो पहला चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, तो ये जो मेरा वीडियो है ये पूर्णतः एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है। ठीक है, और जो मैंने तथ्य लिया है वो एनसीईआरटी के ही बेस पर है, और इसमें कुछ मैंने मानचित्रों को शामिल किया है। ठीक है, जो कि आपको समझने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है सिर्फ आपको ज्ञान आपके पास सिर्फ ज्ञान पहुंचाने का एक माध्यम है। बाकी सब आप एनसीईआरटी के किताब हो या किसी और भी प्रकाशन के तो आप पढ़ते हैं, तो बस मेरा यहाँ सिर्फ उद्देश्य है कि आप तक ज्ञान पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों, भारत का आकार और स्थिति। तो ये आकार और स्थिति जो है बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये रहा भारत का आकार और स्थिति। बहुत संक्षिप्त है और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बात ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा। जैसे मैंने पहला जो है स्थिति, तो स्थिति को लिया है भारत का स्थिति। तो भारत का स्थिति दोस्तों देखें कि इसे जो भारत जो है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूछा जाता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी जो ये 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये है। ठीक है, उसके बाद जो तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये जिसकी स्थिति है। ठीक है, जिसको हम लोग मानचित्र पे मापते हैं। ठीक है, अब है कि ये कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है ये कर्क रेखा जो है। ठीक है, आगे मैं आपको मानचित्र में इसके बारे में बताऊंगा। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी उत्तर और दक्षिण। तो ठीक है, मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में, जो मतलब दक्षिण और पूर्व, यानी जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका पूर्व में तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। इसके बाद देखें दोस्तों कि भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, मतलब कि अगर कहा जाए कि ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। तो ये जो है 2004 के जो सुनामी आया था, तो 2004 के सुनामी में ये समुद्र में जलमग्न हो गया है। लेकिन फिर भी अगर दक्षिणी बिंदु के बारे में पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा बिंदु ही है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट है इसका अक्षांश जो है। और उसके बाद भारत का सबसे उत्तर बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु, तो भारत में सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, तो इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है इंदिरा कौल। ठीक है, अब है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो बालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बालांगू, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ईस्ट वेस्ट में, तो ये सरक्रिक है, जो कि गुजरात में है। तो उत्तर में इंदिरा बिंदु, याद रखेंगे, क्षमा करें, दक्षिण में
ऐसे याद रखेंगे कि उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में इंदिरा बिंदु, तो ऊपर में भी इंदिरा कौल है, मतलब दोनों उत्तर दक्षिण दोनों है जो इंदिरा के नाम से ही रखा गया। तो उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में इंदिरा बिंदु, पूरब में जो बालांगू है और पश्चिम में सरक्रीक। उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में इंदिरा बिंदु, पूरब में बालांगू और पश्चिम में सरक्रीक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसको। ठीक है, इसमें 2 चीज़ तो पूछा ही जाता है बराबर कि इंदिरा कौल और इंदिरा बिंदु के बारे में हमेशा प्रश्न आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए ये मैप है, तो भारत और पड़ोसी राज्यों के जो भारत और पड़ोसी देश हैं जो उसके बारे में ये बताता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा कि ये जो इंडिया का मैप है, जब जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इंडिया के उत्तर में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, और देखिए जब ये और अफ़गानिस्तान है, तो ये अफ़गानिस्तान जो है 80 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, और ये 3717 किलोमीटर का पाकिस्तान का क्षेत्र है। 1752 जो है, ये 1752 है, नेपाल है, और बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और ठीक है, तो 3900 लगभग 3900 से अधिक है चीन का, और इसी तरह भूटान का भी एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो भूमि से सटा हुआ जो है देश है, पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद चाइना है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, और म्यांमार का भी है क्षेत्र। देखिए म्यांमार का भी क्षेत्र है, तो ये भी सटा हुआ। तो ये जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तर पूर्व में, ये 7 बहन है। ठीक है, 7, जिसे 7 सिस्टर भी हम लोग बोलते हैं। तो सबसे ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, जो टच करता है, ये अरुणाचल प्रदेश चाइना को टच करता है। ठीक है, और उसके बाद सिक्किम भी है, सिक्किम भी टच करता है चाइना को, और नेपाल भूटान को भी टच करता है। उसके बाद है कि उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ये सभी दक्षिण चीन को छूता है। और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान का, गुजरात का, ये जो है पाकिस्तान से टच करता है। और जम्मू कश्मीर का जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो POK में है, POK में है, यानी कि जो कि जब पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए क्षेत्र में ये अफ़गानिस्तान पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ की देखिए कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यानी ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 जो राज्य हैं, तो देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो ये गुजरात है, राजस्थान में देखिए कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 8 राज्य जो है जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से सुनेंगे कि गुजरात, राजस्थान, ऐसे देखा देखिए पश्चिम से हम लोग पूरब की ओर बढ़ेंगे, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद ये दोस्तों, जैसे कि आप ये स्थिति देख ही रहे होंगे कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। जैसे बिहार, जैसे कि यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल है। तो आप मैं जानता हूँ कि आप मैप में अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से राज्य किधर है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये, तो यहाँ से भारत क्या होता है ना, कि यहाँ से भारत जो है उत्तर की ओर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से मतलब ये कॉर्नर से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि गुजरात से लेकर जो पश्चिम बंगाल के बीच का है, मतलब कर्क रेखा से जो नीचे मान लेते हैं, तो वो धीरे धीरे संकरा होता चला गया। ठीक है, देखिए संकरा होता चला गया। अब देखेंगे दोस्तों कि ये देखिए इस तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में जो है लक्षद्वीप समूह है।
ये अरब लक्षद्वीप समूह के ही दक्षिण में जो है मालदीव है। लक्षद्वीप समूह के जो दक्षिण में मालदीव है, ठीक है। और ये श्रीलंका जो है ये यहाँ यहीं पर जो है पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जल संधि जो है उत्तर में है, यानी कि उत्तर साइड से सटा, उत्तर से है, भारत से पहले सटा हुआ है। और मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका से सटा हुआ है, ठीक है। ये 24 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए आकार, तो आकार के बारे में बताता हूँ मैं आपसे कि जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया था भारत का जो चिन्ह जो मानचित्र दिखाया था, तो उसमें जो भारत का जो कुल जो क्षेत्रफल है उसमें जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल जो है कुल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। तो याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और 2.4%, ठीक है। उसके बाद भारत जो है आकार के अनुसार मतलब 7वां बड़ा देश है। तो पहला सबसे बड़ा कौन सा देश है दोस्तों? तो ये रूस है, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर कनाडा है, दूसरा मतलब रूस, कनाडा, फिर यूएसए मतलब यूएसए है। उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अब 7वां जो भारत है। तो पहला रूस है और छठा है ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तरी अमेरिका का कनाडा पहले आता है दूसरा नंबर में, और उसके बाद संयुक्त राज्य तीसरा नंबर में आता है। चौथा जो है सबसे बड़ा जो देश है चाइना है, 5वां जो है ब्राज़ील है। उसको मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे कि ये आप एक मैंने पिक्चर यहाँ पर डाला है जिससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जो रूस है, तो रूस के पास जो क्षेत्र है वो 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद कनाडा का है 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है 98 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर चीन है चौथे नंबर पर 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है ब्राज़ील 5वां नंबर पर है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत सबसे 7वां नंबर में है, तो 32.8 है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत फैला हुआ है, जो कि 7वां है। और आबादी की दृष्टि से अगर यहाँ पर ध्यान दें हम लोग, तो चीन जो है 1 नंबर पर है और भारत जो है दूसरे नंबर पर है, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों आपने ऊपर देखा था जो मानचित्र, तो उसमें भारत की जो भूमि है, जो भूमि से जो सीमा बनता है वो 15,200 किलोमीटर का सीमा बनता है। और समुद्र यानी पानी के तो जो है कि क्षमा करेंगे दोस्तों, ठीक है। कैमरा मेरे हाथों से गिर गया था। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये भारत का जो स्थल है ये भारत की जो स्थल भूमि है, जो कि जो सीमा रेखा जो है लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर का है। ये जो कि सटा हुआ है, जो मैंने बताया था कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से सटा हुआ क्षेत्र है। वो 15,200 किलोमीटर का है, क्षेत्र में फैला हुआ, मतलब सटा हुआ भारत। और समुद्र यानी कि समुद्री तट यानी पानी से जो सटा हुआ तट है, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी चारों तरफ से मतलब कि उसको नापा गया है, और लक्षद्वीप समूह को भी नाप लिया गया है। तो सबको मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर का ये लंबाई है। इस तरह दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग, तो इस तरह 22,716.6 किलोमीटर है, जो कि भारत के चारों तरफ जो है दूसरे देशों से सटा हुआ है।
उसके बाद देखेंगे कि भारत के उत्तर दिशा में जो है पश्चिम, मतलब उत्तर दिशा में देखिए दिखाया था मैंने आपको, पश्चिम से लेकर पूरब तक की सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत जो है हिमालय है। ठीक है। तो उसके बाद है कि भारत के दक्षिण का भूभाग जो उत्तर दिशा में चौड़ा है, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ से कि उत्तर दिशा में जो है भारत का भूभाग वो चौड़ा हो गया है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर पतला होता चला गया, यानी संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो आपको अगर जैसा कि ठीक है, अब है कि इसका जो विस्तार है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार है जो 30 डिग्री का विस्तार है, मतलब अक्षांशीय जो विस्तार है या देशांतर का विस्तार, दोनों लगभग 30 डिग्री है। लेकिन पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। परंतु फिर भी जो है पूरब पश्चिम का जो विस्तार है, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ मात्र थोड़ा सा कुछ किलोमीटर का, मतलब कि 200 पौने 300 के लमसम में है। तो आप इसको घटा सकते हैं कि पता चल जाए कितना किलोमीटर का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए गुजरात, दोस्तों की गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। उसके बाद अतः ये 82 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या अमृततर माना गया है, यानी समय का जो फिक्स किया गया है, यानी कि वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में फिक्स किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से गुजरती है लोग। लेकिन ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जो है दोस्तों, ऐसे लोग कहते हैं इलाहाबाद के नैनी से, तो नैनी नहीं, अब मिर्ज़ापुर है। ठीक है। तो इलाहाबाद के नैनी को लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि ये एनसीईआरटी के बुक पर आधारित है, तो एनसीईआरटी में तो दोस्तों मिर्ज़ापुर ही दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको मिर्ज़ापुर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जब बढ़ेंगे हम लोग, यानी कन्याकुमारी से बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की ओर, तो दिन और रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये देखिए 37 डिग्री जो है ये आपको पूरब से पश्चिम जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का जो है ये 2933 किलोमीटर का लंबाई है। और जो है 37 डिग्री जो 6 मिनट से है, देखिए यहाँ पर दोस्तों कि 32 जो है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों कि ये मानक या अमृततर जो है 82.5 डिग्री के बीच से गुजरता है। ये क्षेत्र जो है यूपी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कि अब भारत तथा विश्व, तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में बीच में स्थित है। ये भारतीय भूखंड कहाँ है, तो एशिया जो महाद्वीप है उसके पूरब और पश्चिम, यानी कि पूरब जो एशिया यानी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के बीचों बीच में ये भारतीय भूखंड स्थित है। अब भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण का विस्तार ही भारतीय भूखंड है। अभी हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ये हिंद महासागर क्या है जो कि भारत के दक्षिण में है। तो पश्चिम में जो है यूरोपीय देशों से, यानी पश्चिम इधर बढ़ेंगे, ठीक है, तो लक्षद्वीप से होते हुए आगे तो यूरोपीय देशों से मिलाता है, और पूर्वी जो एशियाई है पूरब में जो है एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक है। तो भारत को ये केंद्रीय हिंद महासागर जो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और 3 दिशा से हिंद महासागर से घिरा होने के कारण इसका नाम भी हिंदुस्तान पड़ा है। इसी के देश, मतलब इसी देश के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। अब देखेंगे भारत के पड़ोसी जो देश हैं, तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस भारत में 29 राज्य या 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसकी जो भूमि की सीमाएं हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर में जो है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, फिर है कि उत्तर में ही चीन, नेपाल और भूटान है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। फिर है कि ये भारत में के जो दक्षिण में 2 द्वीप हैं समूह है,
राष्ट्र है, 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और जो कि 24 किलोमीटर दूर है, और मालदीव की जो स्थिति है लक्षद्वीप से लगभग दक्षिण में। उसके भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मन्नार की खाड़ी दोस्तों भारत से सटा हुआ है, लगा हुआ है, और क्षमा करेंगे, पाक जल संधि भारत से लगा हुआ है, और मन्नार की है जो खाड़ी है जो कि श्रीलंका से लगा हुआ है। यानी कि उत्तर में अगर इसको देखा जाए तो उत्तर में पाक जल संधि और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। तो दोस्तों ये देखिए कि उस समय जो विश्व के जो मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसको मैंने यहाँ बताया है, उनका रास्ता बताया। ठीक है, तो इसमें वायु मार्ग भी के बारे में बताया गया, समुद्री मार्ग के बारे में। देखिए कोलकाता जो है, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, चेन्नई, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वायु जो हवाई मार्ग है, और जो है समुद्री मार्ग है जो जैसा कि आप देख रहे हैं समुद्री मार्ग डॉट डॉट से दिया हुआ है, तो ये समुद्री मार्ग है। तो जो कोलकाता है या दिल्ली है या मुंबई है, तो सभी बड़े बड़े जो है अन्य देशों से जुड़े हुए हैं, और सबका ये हवाई मार्ग तय है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से देश से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देखना है कि कोलकाता से ईरान जा सकते हैं लोग डायरेक्ट, क्योंकि न पाकिस्तान न अफ़गानिस्तान में स्टॉपेज नहीं है, तो सीधा हम लोग जब जाते हैं तो दिल्ली होते हुए ईरान चले जाते हैं, फिर सीधा चले जाते हैं। उसी तरह ईरान से पाकिस्तान का हवाई मार्ग है। ठीक है, मुंबई से हम लोग भी सीरिया जा सकते हैं सीधा, और उसके बाद देखिए फिर ये चेन्नई से हम लोग मलेशिया होता हुए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। कोलकाता से ये थाईलैंड है, तो इधर फिलीपींस है, तो थाईलैंड है, फिलीपींस जा सकते हैं हम लोग। और यहाँ से थाईलैंड मतलब कोलकाता थाईलैंड, और थाईलैंड से जापान तक जा सकते हैं इधर। इसी तरह समुद्री मार्ग है। तो भारत में जब कोलकाता से अगर मुंबई आना था तो देखिए दोस्तों कि श्रीलंका को पार करते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। यानी कि मुंबई से अगर कोलकाता जाना पड़ता है तो श्रीलंका को ये पार करके जाना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी ऊर्जा की खपत हो जाती है, बढ़ जाती है। तो केंद्र सरकार का ये ऐसा नीति था शिव समुद्रम के पास कि यहाँ पर इसको जो जुड़ा हुआ 24 किलोमीटर क्षेत्र है चिचला सा, उसको तोड़कर एक रास्ता बना लिया जाए, जिससे कि जो खर्च है वो कम किया जा सके। लेकिन इस पर विवाद है, और बात जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ठीक है, और का बहुत सालों से चल रही है। तो ये दोस्तों है, देखिए कि इधर ये जो है अफ्रीका का एरिया है, ये है मध्य एशिया है। ठीक है, और ये चाइना है। ठीक है, ये सारा जो है एशिया का ही भाग है, और ये सब व्यापार का